नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अंगों के बारे में। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हिंदी व्याकरण के कुल 4 अंग हैं, 1, 2, 3, 4। कुछ किताबों में इन अंगों की संख्या 3 है और कुछ जगह 4 है। तो यहां हम प्रामाणिक रूप से कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के कुल 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, एक बार फिर इस बोर्ड पर देख लीजिए। पहला अंग है ध्वनि या वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। अब किस अंग में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, एक बार हम ये भी देखते हैं। इसका जो पहला अंग है ध्वनि या वर्ण विचार, इसके अंदर हम बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। और वर्णमाला में क्या चीज, वर्णमाला की बनावट, कि कौन सा शब्द वर्ण कैसे बना है, कौन सा वर्ण कहां से आया है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, यानी स्वर और व्यंजन का, और उनके उच्चारण स्थान के बारे में, कंठ से कौन सा निकला है, तालु से कौन सा वर्ण निकला है, आदि आदि चीजों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। खास बात ध्यान रखने की है, मैंने यहाँ ध्वनि भी लिखा है और वर्ण भी लिखा है। परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं सामान्यतः, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। 4 ऑप्शन में आ जाएगा, वर्ण, शब्द, वाक्य या पदबंध, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर से एक प्रश्न और बनता है, वो ये है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो वह है ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वो है वर्ण। बात एक ही है, हम ध्वनि कहें या वर्ण कहें, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है मौखिक इकाई कौन सी है, ध्वनि, लिखित इकाई कौन सी है, वर्ण। दोनों में अंतर केवल इतना है, जब मैं बोलता हूं प, तो ये मौखिक इकाई है, और इस प को जब हम लिख देते हैं, ये लिखित इकाई है। मैं बोलता हूं क, मौखिक इकाई है, और इसको जब हम लिख देते हैं तो ये लिखित इकाई हो जाती है। बात एक ही है, चाहे हम ध्वनि कहें चाहे वर्ण कहें, लिख देंगे तो वर्ण, बोलेंगे तब ध्वनि। अब हम आते हैं दूसरे पर, शब्द विचार। व्याकरण का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। जैसा कि हमको पता ही है, ध्वनि या वर्णों से मिलकर शब्दों की रचना होती है या शब्दों का निर्माण होता है। तो व्याकरण के इस भाग के अंदर पढ़ाई करते हैं शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, शब्दों के प्रकार के बारे में, जैसे शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा शब्द किस भाषा से आया, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी इत्यादि का अध्ययन, शब्दों के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। व्याकरण का तीसरा अंग है पद या रूप विचार। यह थोड़ा सा विस्तृत है, इसको समझने के लिए हमको व्याकरण के पूरे विस्तार को देखना पड़ता है। लेकिन सामान्य भाषा में कहा जाए तो रूप युक्त शब्द जो होता है वही पद कहलाता है। जैसे एक शब्द है राम, राम एक शब्द है, लेकिन राम ने रावण को मारा, ये वाक्य में जब राम शब्द आ जाएगा तो राम क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। यानी कि स्वतंत्र है तो शब्द है, और वाक्य में प्रयुक्त करने पर वो पद कहलाता है। तो पद किसे कहते हैं, रूप युक्त शब्द को, ऐसा शब्द जिसका कुछ रूप निर्धारित हो जाए। रूप मतलब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये कोई ना, ये सब रूप है। तो जब शब्द का रूप बन जाता है तो वो पद कहलाता है। और सामान्य भाषा में कहा जाए तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब हम उसे शब्द नहीं कहते हैं, पद कहते हैं। और व्याकरण के इस अंग में हम बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि की। अब हम देखते हैं व्याकरण के चौथे अंग वाक्य विचार के बारे में। व्याकरण के चौथे अंग वाक्य विचार में अध्ययन किया जाता है वाक्यों के प्रकार का। वाक्यों के प्रकार कुल कितने होते हैं, हम सभी को पता है 3 प्रकार होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार इसमें अध्ययन करते हैं हम विराम चिन्हों का, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, इस तरह के अनेक विराम चिन्ह जब हम वाक्य लिखते हैं तो बीच बीच में उनका प्रयोग होता है। उन सबका भी अध्ययन वाक्य विचार के अंतर्गत ही किया जाता है। इसी प्रकार पदबंध हुए, उपवाक्य हुए, इन सब चीजों का अध्ययन वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है।
संक्षेप में कहें, अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि व्याकरण के कुल अंग कितने हैं, तो आंसर लिखा हमारे सामने 4। और आपसे कोई पूछे कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है भाषा के संविधान को व्याकरण कहते हैं, या फिर भाषा की नियमावली, उसे व्याकरण कहा जाता है। आज हम संक्षेप में वाक्यों के अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।